Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you people will be fine and your time will be going well. But today we are with you with the next exercise of chapter 2 and short question answers. तो आज हम इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमारा मेन इसमें से हिस्सा होगा. तो आइए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. ये बताएं कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट की जो पॉसिबल रेंज होती है वो क्या होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पॉसिबल रेंज का मतलब ये है कि इसमें आपकी कितना हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट. तो आइए सबसे पहले आपको पता है मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपके पास होता है एक ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और उसके ऊपर आ जाता है अंडर रूट. तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी मैग्नीट्यूड के लिए. ये थीटा अगर आप इसमें थीटा इज़ इक्वल टू 0 पुट करें इसमें तो cos थीटा 1 होता है. तो आपके पास यहाँ पे जो एंगल आ जाएगा वो 0 डिग्री और इस तरह आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो r इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos 0 या ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसको आप a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट. तो ये r मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम रेंज इसकी होगी मतलब किस एंगल पे, थीटा 0 के ऊपर, और वो होगा r मैक्सिमम इज़ इक्वल टू a प्लस बी. मैक्सिमम ज़ाहिर है दोनों दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं और उनका आंसर ये हो सकता है, ये r a प्लस बी. दूसरी चीज़, अब आपको पता है कि दो वेक्टर या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. तो उसके लिए ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब हमने देखना ये होता है कि प्लस 2ab कास की वैल्यू -1 होनी चाहिए. तो कास -1 किस पे होता है, वो होता है 180 पे. तो कास 180 लगा दिया. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये a माइनस बी का स्क्वायर बना है. तो r मिनिमम हमारा हो गया है a माइनस बी. यानी दो वेक्टर अगर आपके पास होंगे जैसा कि यहाँ नीचे इसने लिए हैं, a वेक्टर 5 न्यूटन है, b 3 न्यूटन है. तो r मैक्सिमम a प्लस बी 8 न्यूटन बन रहा है और r मिनिमम 3 न्यूटन बन रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप दो वेक्टर्स को लेंगे तो उनका जो मैक्सिमम होगा वो एडिशन पे होगा और मिनिमम जो होगा वो सब्ट्रैक्शन पे होगा. अलबत्ता मेथड ये फॉलो करना है इस तरह से. अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर टू रिजल्ट इनटू नल वेक्टर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. बेटा एक चीज़ याद रखनी है, मिनिमम नंबर पूछा है तो मिनिमम जो है वो दो नहीं हो सकते. दो का रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट नल नहीं हो सकता है. मतलब उनका यहाँ पे हाँ, लेकिन इसमें मिनिमम नंबर पूछा है तो मिनिमम नंबर 3 भी हो सकते हैं. जैसा कि आपको इफ़ 3 वेक्टर्स आर मेकिंग अ क्लोज ट्रायंगल, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो फिर ये मिनिमम आपके पास इनका रिजल्टेंट 0 होगा. एक और केस भी होता है कि अगर दो वेक्टर हैं, एक पॉजिटिव वेक्टर है और एक नेगेटिव वेक्टर है, तो फिर मिनिमम दो वेक्टर भी आपको रिजल्टेंट 0 दे सकते हैं. अलबत्ता ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे जो है हर जगह ऐसा केस नहीं होता. अलबत्ता ये बात, एक और बात भी याद रखनी है, जब भी वेक्टर एडिशन में क्लोज्ड ज्योमेट्री बनेगी, मसलन कोई ऐसी क्लोज ज्योमेट्री बन रही है, तो फिर उसमें वेक्टर रिजल्टेंट 0 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, फिर वो ज़्यादातर उसमें चांसेस होते हैं, ज़्यादातर उसमें चांसेस होते हैं. आइए नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन इज़ डबल इन मैग्नीट्यूड ऑफ अदर इज़ परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स. जो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस है, दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है
जिनमें से वन इज़ डबल इन मैग्नीट्यूड देन अदर, जो दूसरे का मैग्नीट्यूड के डबल है, इज़ परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, रिजल्टेंट उसका स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। व्हाट इज़ एंगल बिटवीन द फोर्सेस, फोर्सेस का एंगल क्या है। देखिए गिवन कंडीशन को ज़रा अगर आप गौर से देखें, सपोज कर लेते हैं कि F1 और F2 हमारी दो फोर्सेस हैं और F2 जो है ये 2F1 के बराबर है, यानी F2 डबल है किसका, F1 का। दूसरा रिजल्टेंट R जो है ये परपेंडिकुलर टू F1 है। अब आपका एंगल बिटवीन F1 एंड F2 आपने फाइंड करना है। ये देखें मैग्नीट्यूड देखने के लिए पहले आप ये देख लें कि इनकी ड्राइंग की है यहाँ पर। अब आप इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएं, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में होता है h² b² प्लस r²। तो आपका जो h है यहाँ पर, ये चूँकि डबल है F2, ये F1 है और ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट F1 के परपेंडिकुलर है। ये गिवन कंडीशन के मुताबिक ड्रा किया गया है। तो उसके हिसाब से आप देख लें कि आप वैल्यूज़ पुट किए हैं आपने, F2 की 2F1, इसकी F1, और अब देखिए 4F1² प्लस r² अगर आप निकालेंगे तो वो आता है √3F1, ये जो आपको नज़र आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड कैसे होता है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब आप ये जहन में सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है A² पिछले लेक्चर में, तो A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा जो होता है वो वैल्यू होती है। तो F1 A की जगह है, ये F2 B की जगह है। इन सारों की वैल्यूज़ पुट कर दें। देखिए मैंने R की वैल्यू पुट की है, F1 की, F2 की, और ये मैग्नीट्यूड इधर भी इनके पुट कर दिए। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करके इनको सॉल्व करें। लेफ़्ट हैंड साइड पे सॉल्व करना तो इशू नहीं है, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये शक्ल बन जाएगी। इस साइड पे आपने क्या करना है, या सॉरी फ़िलहाल इसी शक्ल में रखें, स्क्वायर रूट में इस साइड पे भी ऐसे रखें। अगले स्टेप में आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें, और अगले स्टेप में आप F1 वालों को एक साइड पे ले आएँ। ये आपके पास आ जाएगा, देखें 3F1² 5F1² इज इक्वल टू 4F1² cos थीटा। ये F1 ये F इनको एक साइड पे ले आएँ। अब -1/2 cos थीटा आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2, और cos इनवर्स ऑफ -1/2 जो है ये 120 डिग्री होता है। ये आपका आंसर है। एक्सप्लेन हाउ क्रेन्स आर एबल टू लिफ्ट हैवी वेट विदाउट टपलिंग। ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में आता है ये कि क्यों क्रेन्स जो हैं, ये टपलिंग का मतलब यानी रोटेट किए बगैर, घूमे बगैर, जैसा कि क्रेन बना के दिखाइए। ये क्रेन्स जो होती हैं ये कैसे, क्यों बड़ा इतना लोड उठा सकती हैं। इसकी बेटा दो रीज़न होती हैं। सबसे वैसे 3 से 4 तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हैं। एक तो ये है कि दे आर मेड हैवियर एट द बॉटम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर विच मेक्स दैम स्टेबल। एक बात तो ये होती है कि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है और इनको स्टेबल बना देता है, और ये टॉपलिंग नहीं करती हैं। दूसरा ये होता है कि इनका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होते हैं वेट की वजह से, यहाँ जो वेट लगाएंगे और ये जो वेट होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होते हैं, तो इस वक्त इसलिए इनका जो है रोटेट करना मुश्किल होता है। तीसरा एक और आंसर भी है, लाइन ऑफ एक्शन जो होती है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ एक्शन जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगी तो बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगा, बॉडी की रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। डज द फोर्स एक्सर्ट टॉर्क ऑन द सैटेलाइट। एक बात याद रखनी है कि फोर्स जो होती है, ये सवाल में ये कहता है कि हमेशा फोर्स सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मूव लगती है, लग रही होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही होती है। तो क्या सेंटर ऑफ अर्थ पे इसकी वजह से क्या यहाँ कोई टार्क होगा? एक दो केसेस आप यहाँ ले सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ फोर्स हो और रेडियस को भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लें या आउट ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ लें, तो टा होता है RF sin थीटा,
अब थीटा के यहाँ अगर आप जैसा कि इसने दिखाया है यहाँ बाहर की तरफ हो तो 180 डिग्री बनेगा, आर एफ साइन 180 ज़ीरो होता है तो टा ज़ीरो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेडियस को भी सेंटर की तरफ ले लें, सपोज़ आप चाहते हैं कि आप रेडियस भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लें, फिर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, एंगल ज़ीरो हो जाएगा और उस वक्त भी आपका टार्क जो है वो इतना ही होगा, ज़ीरो ही होगा। एक्सप्लेन वाई डू बसेज एंड हैवी ट्रक्स हैव लार्ज स्टीयरिंग व्हील। ये एक सिंपल सा केस है। ज़रा टार्क का रिलेशन देखिए, टा इज़ इक्वल टू आर एफ होता है, तो एफ़ जो होगा वो टा बाई आर होगा। एफ़ और आर जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर आप आर जो है मोमेंट आर्म को बढ़ा देंगे तो आपका जो टार्क होगा, ये देख लें कि आपका जो टार्क होगा, जैसा कि यहाँ लार्ज मूवमेंट आर्म है जैसा कि ये नज़र आ रहा है, तो फिर आपका ये इस वक्त फोर्स कम लगेगी। तो गाड़ी जो ट्रक वगैरह होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनके स्टीयरिंग व्हील इसलिए बड़े बनाए जाते हैं ताकि कम फोर्स से इनको आसानी से घुमाया जा सके और कम फोर्स से इनको मोड़ा जा सके। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जनाब अली ये कहता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्टेड बाई फोर्सेस 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन इक्विलिब्रियम। इफ़ 6 न्यूटन फोर्स इज़ रिमूव, व्हाट इज़ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट। एक बात यहाँ आपको कंसेप्ट बेस बता दूँ कि हमारे पास जब 3 फोर्सेस का जो रिज़ल्टेंट वो ज़ीरो हो चुका है, तो जब आप कोई भी फोर्स उनमें से हटाएंगे तो जो बाकी 2 फोर्सेस का सम होना चाहिए वो तीसरी फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन 6 वाली को हटाएंगे तो 4 और 5 वाली जो हैं ये आपको 6 न्यूटन के बराबर आपको दे रही होंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दूसरा केस भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट किसका, ये इस चैप्टर के से रिलेटेड। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, हमसे कुछ पूछना है, तो आइए हमारे ग्रुप में आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।